हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं पैट 2025 प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जिनका आधार पैट 2025 का सिलेबस है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया करिए और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं कि आपका 50 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर है। इसी प्रकार अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, जिससे हम आपके लिए बेटर से बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करा सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? समुद्रगुप्त, कनिष्क, अशोक या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में जानते हैं। ये उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो एक इंग्लिश इतिहासकार हैं जिनका नाम है B.A. स्मिथ। हमेशा इनका नाम से ही क्वेश्चन आता है कि B.A. स्मिथ ने भारत के नेपोलियन किसे कहा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, समुद्रगुप्त। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, लोकटक झील, वुलर झील या फिर चिल्का झील? तो देखिए क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपसे पूछी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब बात करते हैं वुलर झील के बारे में। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके जम्मू एंड कश्मीर आपके यूनियन टेरिटरी में स्थित है, जिसमें आपका झेलम जो नदी है आपका, उसका पानी इसमें आकर गिरता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो डल झील कहाँ पर है? तो ये भी आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। लोकटक झील कहाँ पर है? तो ये आपके मणिपुर की झील है। इसे हम मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसी तरह से आपकी चिल्का झील कहाँ पर है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये आपकी भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, इसको भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है आपकी वुलर झील। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए क्या पूछा गया, भारत का मानक समय मेरिडियन पूछा गया है आपसे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर भारत का मानक समय मेरिडियन है। अब बात करते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर के बारे में। ये भारत के किस पॉइंट से होकर गुजरता है, कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो ये आपके भारत के 5 स्टेट से गुजरता है। इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट से होकर नहीं गुजरता है। तो ये गुजरता है आपके उत्तर प्रदेश से, ये गुजरता है आपके मध्य प्रदेश से, ये गुजरेगा आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका लास्ट है आंध्र प्रदेश। तो ये इन 5 राज्यों से होकर आपका मेरिडियन गुजरता है, इसको भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, बख्तियार खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था। बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात राज्य में आपका स्थित है। देखिए किसने नष्ट किया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, महमूद गजनबी ने इसे नष्ट किया था। अब बात कर लेते हैं महमूद गजनबी की। तो महमूद गजनबी आपका अफगानिस्तानी आक्रमणकारी मुस्लिम शासक था आपका, जिसने भारत में लगभग 1001 ईस्वी से लेकर 1028 ईस्वी तक 17 बार आपका आक्रमण किया था आपके भारत पर। जिसमें से आपका जो प्रसिद्ध आक्रमण आपका है इसका, वो है 1025 में,
जिसमें इसने सोमनाथ के मंदिर पर लूटपाट की थी और अपार धन संपत्ति लूटकर अफगानिस्तान ले गया था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, महमूद गजनवी। जो खाता लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित होता है, व्यक्तिगत होता है, वास्तविक होता है, नगर होता है या फिर क्रेडिट कार्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे जो खाता लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित होता है उसे हम वास्तविक खाता कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माओ, माउंट लाओत्से, माउंट मकालू, माउंट कंचनजंगा या माउंट फिजी। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत यानी माउंट एवरेस्ट का सबसे तीसरा ऊंचा माउंटेन कौन सा है? तो सही आंसर होगा, देखिए ध्यान से, हिमालय की बात की जा रही है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, माउंट कंचनजंगा आपका भारत का तीसरा या हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है। अब बात करते हैं नंबर 1 पर कौन सा आता है। तो नंबर 1 पर आता है आपका माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है आपकी 8,848 मीटर। दूसरा आता है आपका K2, जिसकी हाइट है K2 जिसकी हाइट है आपकी 8,611 मीटर। तीसरे नंबर पर आता है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा की कितनी हाइट है? तो ये हाइट है आपकी 8,598 मीटर। ये भी आपको याद करना है, तो ध्यान रखिएगा। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? आपकी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट है आपकी 8,848। दूसरे नंबर पर K2 है, जिसकी हाइट है 8,611 मीटर। जबकि तीसरी है आपकी कंचनजंगा, जिसकी हाइट है आपकी 8,598 मीटर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सिक्कों के अध्ययन जिस पर आलेख और चित्रों जैसे दृश्य तत्व सहित धातु कर्म विश्लेषण और उनके मिलने की स्थिति शामिल है, उसे क्या कहा जाता है? पुरालेख, मुद्राशास्त्र, इतिहास या फिर पुरातत्व। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सिक्कों का अध्ययन डायरेक्टली आपसे पूछा गया है, तो ये किया जाता है किसके अंतर्गत? तो ये किया जाता है आपके, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मुद्राशास्त्र के अंतर्गत। अदर ऑप्शन भी देख लीजिए। पुरालेख के बारे में क्या है? तो पुरालेख वे शास्त्र होते हैं या फिर वे बुक्स होती हैं जहाँ पर आपकी प्राचीन इतिहास आपका लिखा होता है और उनका अध्ययन किया जाता है। जबकि इतिहास क्या होता है? तो इतिहास होता है आपकी अतीत की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना, इतिहास आपका कहलाता है। पुरातत्व किसे कहते हैं? तो पुरातत्व जो भी खोद खुदाई में आपका निकलता है, मटेरियल निकलते हैं, उनका अध्ययन करना पुरातत्व कहलाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मिट्टी या फिर काली मिट्टी। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? डायरेक्टली सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके महाराष्ट्र रेंज में पाई जाती है। आपकी जो आपकी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र यानी जो वेस्टर्न आपका घाट है, उसके अंतर्गत आपकी पाई जाती है। बात करते हैं कपास की खेती की। तो कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? तो ये भी आपके महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा की जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, काली मिट्टी के अंतर्गत कपास की खेती की जाती है। बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पे क्या बोले गए हैं, आपकी बंगाल में 1700 ईस्वी के उत्तरार्ध में सत्ता शासन हुआ था, उसमें से कौन सा कथन आपका गलत है? कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदेही जमींदारों की थी। गांव की रैयत जमींदारों को किराया देते थे। जो कर्ज देते हैं उनकी उपज बेचते थे। रैयत गांव के राजस्व की मांग को बांटते थे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर रैयतवाड़ी के बारे में बोला गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कंपनी के राजस्व का भुगतान की जवाबदेही जमींदारों की ना होकर किसकी थी? आपकी इसके अंतर्गत
किसानों की थी। तो बात कर लेते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम की। तो रैयतवाड़ी सिस्टम कब प्रारंभ हुआ था? तो रैयतवाड़ी प्रारंभ हुआ था आपके 1792 में। किन के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका टॉमस मुनरो के द्वारा। इनके साथ में इनके असिस्टेंट अलेक्जेंडर रीड भी शामिल थे इसके अंतर्गत। तो इन दोनों का नाम लर्न करना इम्पोर्टेंट है। रैयतवाड़ी सिस्टम में किसान ही कौन होते थे? आपके मालिक होते थे और वही आपके टैक्स देने के लिए जिम्मेदार थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। गरीबों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय और उपयोग की स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है? गरीबी रेखा, गरीबी हेल्पलाइन, आय रेखा या फिर आर्थिक रेखा। तो देखिए यहाँ पे गरीबी को मापने के लिए एक पैमाना होता है जिसमें आपकी आय और उपभोग के स्तर को मेजरमेंट करती है, क्या कहलाती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गरीबी रेखा, जिसे हम पावर्टी लाइन कहते हैं। मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति है, अगर एक अपनी सीमा रेखा से अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहा है, क्या है आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाता है, उसे हम गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं। जो ज़रूरत पूरा करता है उसे हम गरीबी रेखा से ऊपर मानते हैं। अगर मैं कैलोरी की बात करूँ, कैलोरी के बेस्ड पर बात करूँ, तो जिस व्यक्ति को आपका 2100 कैलोरी पेट प्राप्त होती हैं शहर में रहने वाले व्यक्ति को, तो उसे हम गरीबी रेखा से ऊपर मानते हैं। लेकिन अगर 2100 से कम है तो गरीबी रेखा के नीचे होगा। जबकि आपके गांव के व्यक्ति को 2400 कैलोरी मिलती हैं, जो भी आपके गांव में रहने वाले लोग होते हैं, उससे अगर कम मिलती है तो गरीब माना जाता है, अगर उससे ज़्यादा मिलती है तो गरीबी रेखा के ऊपर माना जाता है। कुल मिला के आपका जो सार है कहने का वो ये है कि गरीबी रेखा वो पैमाना है जहाँ पर लोग अपनी ज़रूरतें अगर पूरा कर पाते हैं या फिर पूरा नहीं कर पाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गरीबी रेखा कहलाती है। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय पर्वत शिखर नहीं है? माउंट कंचनजंगा, माउंट मैकालू, माउंट नागडिब्बा या फिर माउंट नंदा देवी। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, महान हिमालय और हिमाद्री पर्वत शिखर का भाग नहीं है पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, माउंट नागडिब्बा आपका महान हिमालय या फिर हिमाद्री का हिस्सा नहीं है। तो ये हिस्सा किसका है? तो ये हिस्सा है आपके शिवालिक रेंज का। किसका हिस्सा है ये? आपका शिवालिक रेंज का आपका हिस्सा है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसकी हाइट कितनी है? तो हाइट है आपकी 3022 मीटर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? एक सिंगी गैंडा, बंगाल टाइगर, मिथुन या फिर गाय। देखिए यहाँ पे क्या है कि जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, गाय आपका स्थानिक प्राणी का उदाहरण नहीं है। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति का इस्तेमाल क्यों किया? झांसी राज्य में युद्ध करने के लिए, झांसी राज्य को हड़पने के लिए, झांसी राज्य की रानी लक्ष्मीबाई को गिरफ्तार करने के लिए या रानी लक्ष्मीबाई को प्राणदंड देने के लिए। तो बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी ने आपकी हड़प की नीति का इस्तेमाल क्यों किया था? सही आंसर होगा यहाँ पर आपके झांसी राज्य को हड़पने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति की। तो लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल रहा है भारत में वो रहा है आपके 1848 से लेकर 1854 तक। इसके शासन के अंतर्गत इसने हड़प की नीति का इस्तेमाल किया था, जिसमें आपके झांसी राज्य को हड़पने के लिए इस्तेमाल किया था। और इसने कब हड़प लिया था? 1853 में इस पर अधिकार कर लिया था। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि हड़प नीति के अंतर्गत झांसी को कब हड़प लिया गया, तो 1853 के मध्य में, 1853 में। इसका रीज़न क्या था? तो रीज़न था इसका कि जो आपका वैलिड उत्तराधिकारी होता है, वैलिड उत्तराधिकारी ना होने के कारण आपके इसको ले लिया गया था, यानी वैलिड हायर ना होने के कारण आपके हड़प लिया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे का जन्म किस शहर में हुआ है? मुंबई, आइजॉल, अगरतला या फिर नई दिल्ली? तो देखिए, भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे का जन्म किस शहर में हुआ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आइजॉल शहर में हुआ है। आइजॉल किसकी राजधानी है? तो आइजॉल राजधानी है आपकी मिजोरम राज्य की। ये भी आपसे आ सकता है। अब बात करते हैं जनरेशन बीटा की। तो जनरेशन बीटा की शुरुआत कब हुई है? तो ऐसे बच्चे जिनका जन्म आपका 1 जनवरी 2025 के बाद हुआ है, वो सभी बच्चे जनरेशन बीटा के माने जाएंगे। जनरेशन बीटा कब से कब तक चलेगी? तो 1 जनवरी 2025 से लेकर ये आपकी 2039 तक आपकी चलेगी जनरेशन बीटा। जनरेशन बीटा के अंतर्गत जो पहला बच्चा हुआ उसका नामकरण क्या रखा गया है या नामकरण क्या किया गया है? तो उसका नाम किया गया है आपका फ्रैंकी। इसको भी आपको याद रखना है। बात करते हैं जनरेशन बीटा की। तो जनरेशन बीटा एक ऐसी जनरेशन है जिसको एक क्लिक पर सारी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएं। ऐसी जनरेशन को हम जनरेशन बीटा कहते हैं। ये स्टार्ट कब से हुई है? 1 जनवरी 2025 से कब तक चलेगी? 2039 तक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पहले बच्चे का जन्म आपके आइजॉल में हुआ है जिसका नाम रखा गया है आपके फ्रैंकी। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 12, 24, 48 या फिर 6? तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 24 क्षेत्रों में आपका बांटा गया है दुनिया को। अब देख लीजिए, जैसे आपकी अर्थ है आपकी, उसमें देशांतरों की संख्या कितनी है? तो बे लाइन जो आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, क्या कहलाती हैं? देशांतर आपकी कहलाती हैं। अब देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतर की संख्या है आपकी 360। ध्यान से समझिएगा, 360 आपकी देशांतर की संख्या है। आपके एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जब उनका आप डिवाइड करते हैं तो आती हैं आपके कितना? 15 डिग्री आपके देशांतर आते हैं 1 आवर के बराबर। इस चीज़ को भी आपको याद रखना, यानी 1 आवर में आपकी जो सनलाइट होती है वो 15 डिग्री देशांतर के डिस्टेंस को कवर करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। और सबसे ज़्यादा समय क्षेत्र कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा समय क्षेत्र है आपके रूस के पास। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? इनफील्ड, विंचेस्टर या फिर रेमिंगटन? तो देखिए, 1857 की बात की जा रही है, 1857 की क्रांति की बात की जा रही है कि सिपाही विद्रोह में आपकी किस कंपनी के कारतूसों से आपत्ति थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, इनफील्ड कंपनी से आपकी आपत्ति थी। ऐसा कहा गया था कि उसके जो कारतूस हैं मुंह से खोलने पड़ते हैं और उनके कारतूसों पर क्या लगा है? आपकी मीट लगी हुई है, जो कि लगी है आपके सूगर और काऊ की, जिससे कि लोगों का जो रिलीजन है यानी जो धर्म है वो क्या हो रहा है? भ्रष्ट करने की साजिश की गई है, करप्ट करने की साजिश की गई है, इसलिए उन्होंने अपनी आपत्ति दिखाई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इनफील्ड। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 24 नवंबर, 24 दिसंबर या 24 अप्रैल? तो देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, प्रत्येक 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अंतर्गत क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आपका जो अधिनियम है वो लाया गया था और ये लागू किया गया था। इस नियम के अंतर्गत आपके लोगों के अधिकार बताए गए हैं कि कंज्यूमर से कौन कौन से अधिकार होते हैं। अदर ऑप्शंस की बात करूं तो 24 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हम मनाते हैं। और 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? और मनाते हैं उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। ये भी आपको लर्न कर लेना है, ध्यान रखिएगा।
दूसरे ऑप्शन है आपके 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। यानी पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। तो सही आंसर यहाँ पे पूछा गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, उपभोक्ता दिवस, जो कि मनाया जाता है 24 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या फिर मिजोरम। तो देखिए भारतीय राज्यों में से कौन से राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, क्वेश्चन में पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश से होकर ये नहीं गुजरती है। बात कर लेते हैं कर्क रेखा की। तो देखिए कर्क रेखा किसे कहते हैं, मान के चलना ये आपकी अर्थ है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, तो ये आपकी जो नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर जो लाइन होती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये आपके 8 राज्यों से भारत के गुजरती है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अब मैं जो इसकी डायरेक्शन बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। तो सबसे पहले ये गुजरती है आपके गुजरात में, उसके बाद में होगा आपका राजस्थान, देन आपका MP, देन आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। तो ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश से होकर ये नहीं गुजरती। यशस्वी भारत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, मोहन भागवत, कैलाश मांझू, अशोक कुमार पांडे या फिर हर्ष शर्मा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि यशस्वी भारत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मोहन भागवत के द्वारा यशस्वी भारत नामक पुस्तक लिखी गई है। बात कर लेते हैं मोहन भागवत के बारे में। तो मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ, जिसे हम RSS कहते हैं, उसके कौन है आपके अध्यक्ष, हेड हैं अभी वर्तमान में, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी, किंग्सफोर्ड, शोर, वार्लो या फिर क्लार्क। तो देखिए यहाँ पर खुदीराम बोस को आपकी फांसी दी गई थी, किस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को मारने के, हत्या करने के प्रयास में दी गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, किंग्सफोर्ड को मारने के कारण इनको, खुदीराम बोस को आपकी क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से इसको क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से कई बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं खुदीराम बोस से। खुदीराम बोस ने जब इन पर आक्रमण किया था तो ये तो बच गए थे। खुदीराम आपके जब इनको फांसी दी गई तो मात्र 18 वर्ष के थे। ऑन द रिकॉर्ड आपके सबसे यंगेस्ट क्रांतिकारी माने जाते हैं जिनको फांसी दी गई थी, रिवॉल्यूशनरीज माने जाते हैं, क्रांतिकारी माने जाते हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। इनको कहाँ पर फांसी दी गई थी, तो मुजफ्फरपुर में इनको फांसी दी गई थी। मुजफ्फरपुर जेल में इनको फांसी दी गई थी। कब दी गई थी, तो इनको दी गई है आपके 11 अगस्त 1908 में। सही आंसर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिए। खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या करने के प्रयास में फांसी दी गई है, तो फांसी दी गई है किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में। कब दी गई है, 11 अगस्त 1908 में। कौन सी जेल में दी गई है, तो मुजफ्फरपुर जेल में दी गई है। उस समय उनकी आयु मात्र 18 वर्ष की थी। आपके भारत के सबसे यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरीज कहा जाता है, जिनको सबसे पहले उन्होंने अपनी उनको फांसी दी गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, किंग्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल या फिर महान्यायविद। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए निम्नलिखित में से नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। इसमें नहीं आपका मिसिंग है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है, ना कि आपके राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है।
यानी आपके राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा की जाती है। इसी तरह आपके राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की भी नियुक्ति आपके प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसलिए आप इस क्वेश्चन में आप क्या ऐड कर लेंगे, नहीं ऐड कर लेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया है। उसे रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, लियोनिड ब्रेजनेव या निकिता सुचेव? तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपका भारत की पंचवर्षीय प्रणाली है, आपका 5 ईयर प्लान है, वो कहाँ से लिया गया था? रूस से अपनाया गया था। अब इसे रूसी कौन से नेता हैं जिसने पहली बार इसको लागू किया था या पहली बार इसको दृष्टिकोण में लाया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, जोसेफ स्टालिन के द्वारा इसे लाया गया था। बात कर लेते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो 5 ईयर प्लान जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल यह कब लाई गई थी? तो ये लाई गई थी आपके 1951 से 56 के लिए। टोटल आपकी कितनी आ चुकी हैं? तो टोटल आपकी 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। लेकिन जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक के लिए थी? 2012 से लेकर 17 तक के लिए थी। लेकिन अब जो आपकी पंचवर्षीय योजना क्या कर दी गई है, मोदी सरकार के द्वारा बंद कर दी गई हैं। तो ये आपके 12th है, ध्यान रखिएगा। टोटल आपकी 12 थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सर्वप्रथम आपके जोसेफ स्टालिन ने रूस में इसे अपनाया था। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 30 जनवरी? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की शुरुआत मनाते हैं। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कब की गई है, तो ये शुरुआत की गई है 2018 से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने की। बात करते हैं 25 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है आपका मतदाता दिवस। 26 जनवरी को आप सेलिब्रेट करते हैं गणतंत्र दिवस। और 30 जनवरी को आप सेलिब्रेट करते हैं या फिर हम मनाते हैं शहीद दिवस। तो ये तीनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पहले भी आ चुके हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। आ बेटर इंडिया आ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी, NR नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति या फिर शशि कपूर? तो देखिए आ बेटर इंडिया आ बेटर वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, NR नारायण मूर्ति के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब नारायण मूर्ति के बारे में समझ लीजिए, ये आपकी इन्फोसिस जो कंपनी है, आपके सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उसके संस्थापक हैं। इनके जो पत्नी है उनको आपने नाम सुना ही होगा, सुधा मूर्ति नाम है उनका। क्या है? सुधा मूर्ति नाम है। उनकी पुस्तक लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी गई थी, अ सर्कल ऑफ माई लाइफ। क्या है? अ सर्कल ऑफ माई लाइफ इनकी पत्नी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसको भी आप याद कर लेंगे। नारायण मूर्ति के बारे में और समझ लीजिए, इनकी बेटी का जो विवाह हुआ है वो यूके के मिनिस्टर रह चुके हैं, आपके प्रधानमंत्री रह चुके हैं ऋषि सुनक, इसलिए और ज़्यादा ये चर्चा में रहते हैं। आंसर सही होगा NR नारायण मूर्ति के द्वारा अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी गई है। पहले भारत के राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल या फिर हिमाचल प्रदेश? तो देखिए भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसके प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य के पास क्या है? बैंक अकाउंट है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, केरल राज्य आपका ऐसा राज्य बना है। बात करते हैं केरल राज्य की, तो केरल राज्य की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम आपकी राजधानी है। केरल की। इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं
भारत की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी इसी राज्य की है। जो आपका सेक्स रेशियो है यानी लिंगानुपात है वो भी आपका सबसे ज़्यादा केरल का है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक किस दिन मनाया जाता है? 27 अक्टूबर, 4 मार्च, 17 सितंबर या फिर 11 नवंबर। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात की जा रही है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक 11 नवंबर को आपका ये मनाया जाता है। हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1856 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? लुधियाना पंजाब, चेन्नई तमिलनाडु, सोनीपत हरियाणा, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो देखिए आपकी हीरो साइकिल की जो आपकी साइकिल्स आती हैं एक बड़े निर्माताओं में से एक है जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी पहली बार। किस शहर में की गई है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लुधियाना पंजाब में की गई है। बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब के जो सीएम है वो कौन है? भगवंत मान है। भगवंत मान आपके कौन है? वहाँ के सीएम हैं। जबकि राजधानी क्या है? तो राजधानी है आपकी चंडीगढ़। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, लुधियाना पंजाब में स्थित है। इन्होंने पहली अपनी दुकान की स्थापना की थी। किस मंत्रालय के द्वारा 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या पंचायती राज मंत्रालय। तो देखिए यहाँ पर आपके किस मंत्रालय के द्वारा 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया गया है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। सही आंसर होगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित की गई है। बात करते हैं कि रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो आपके राजनाथ सिंह आपके वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। इनको भी आपको याद करना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में कब हुई? 2000, 1993, 1950, 1995। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई है? सही आंसर होगा 1993 में आपकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पहले भी आ चुके हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सीरिया की राजधानी क्या है? एलेप्पो, होम्स, समा या फिर दमिश्क। तो देखिए एक इस्लामिक कंट्री है सीरिया, जहाँ पर इसकी राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा दमिश्क इसकी राजधानी है। आपका जो सीरिया की जो कंडीशन है वो कहाँ पर है? तो ये आपका एक एशियन कंट्री है, ध्यान से समझिएगा। उसमें भी आपका एक इस्लामिक कंट्री है। क्या है आपकी? इस्लामिक कंट्री है। आप अगर दमिश्क की बात करेंगे तो आपका जो एक सिटी है वो सबसे ज़्यादा आतंकवाद वाली सिटी के रूप में इसे हम जानते हैं, याद रखिएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, दमिश्क सबसे अशांत या फिर आतंकवाद वाली सिटी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी रायजादा। यहाँ पे दादा नहीं है, रायजादा है। क्या है? रायजादा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके आपके बीपीओ में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये जब 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, लेखपाल में पूछा गया था, जूनियर असिस्टेंट में भी लास्ट ईयर पूछा गया है। तो मोस्टली ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है। यहाँ बात की जा रही है भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को हाथ से किसने लिखा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा अपने जो मूल दस्तावेज है संविधान का उसे हाथ से लिखने का श्रेय जाता है। बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान के जो फादर ऑफ भारतीय संविधान माने जाते हैं, क्या है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो माने जाते हैं वो किनको मानते हैं हम?
वो मानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जिस कमेटी के द्वारा आपके संविधान को लिखा गया था, बनाया गया था, देखभाल की गई थी, उसके ये हेड थे। कौन सी कमेटी थी? तो वो थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे हम हिंदी में प्रारूप समिति कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा मूल दस्तावेज जो संविधान का है हाथ से लिखा गया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या फिर 5 जून। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 22 मार्च को मनाया जाता है। जबकि अदर ऑप्शन देख लीजिए, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो हम मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे, यानी विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं हम 22 अप्रैल को। जबकि 22 मई को क्या मनाते हैं? तो मनाते हैं वर्ल्ड विश्व विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे भी हम मनाते हैं आपका 22 मई को। जबकि जून में क्या मनाते हैं? तो इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। इसे तो मोस्टली सभी को लर्न होगा ही। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 1953 में विटामिन की आवश्यकता के लिए किस नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसे देख लीजिए। विटामिन की नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका, विटामिन के की आवश्यकता के लिए यानी खोज करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सही आंसर होगा आपका E.C. कैंडल, डाइजी एवं डैम, कॉल लिनियस या फिर स्टैनफोर्ड मूर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डाइजी एंड डैम के द्वारा विटामिन के की खोज की गई थी, जिन्हें आपका 1953 में आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पहले भी आ चुके हैं। विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपका विटामिन के की कमी के कारण आपका जो रक्त का थक्का होता है, रक्त का थक्का जमना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर वो जमता ही नहीं जिसके अंतर्गत विटामिन के की कमी है। तो ऐसी केस में आपका जिनको भी हीमोफीलिया है, क्या है आपका, हीमोफीलिया होता है, और उनका अगर उसको हम थोड़ा सा भी टच कर देते हैं या फिर पेन पेंसिल मार देते हैं, अगर ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसलिए आपका विटामिन के इम्पोर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डाइजी एवं डैम के द्वारा 1943 में इसकी खोज की गई थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गजनबी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था, क्वेश्चन पूछा गया है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो इसने किया था आपके 711वीं ईस्वी में। बल्कि अदर की बात कर लेते हैं तो मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनबी की बात करते हैं। मोहम्मद गजनबी के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि इसने भारत पर लगभग 1001 से लेकर 1028 तक आक्रमण किए थे। कितने बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। जो इसका सबसे ज़्यादा फेमस आपका पॉपुलर आक्रमण है वो है 1025 का आक्रमण, जिसमें इसने सोमनाथ का मंदिर लूटा था। क्या है? सोमनाथ के टेम्पल को इसने लूटा था, जो कि स्थित है आपके कहाँ पर, गुजरात राज्य में वो स्थित है। दूसरी बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी ने आपकी यहाँ पर 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें आपका 1191 में लड़ाई लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी, हार हुई थी। लेकिन 1192 में आपकी मोहम्मद गौरी की दूसरी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें उसे जीत प्राप्त हुई थी। लड़ाई का नाम है तराइन का बैटल। क्या है? बैटल ऑफ तराइन। किन के मध्य लड़ी गई थी आपकी? तो गौरी के मध्य और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ी गई थी। मोहम्मद गौरी को ही मुस्लिम शासन का भारत में वास्तविक शासक माना जाता है।
क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रथम मुस्लिम कौन था जिसने आक्रमण किया था भारत पर, तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया था? 97, 101, 114 या फिर 84? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 101 अधिनियम के द्वारा। अब बात कर लेते हैं जीएसटी कर की। तो जीएसटी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है आपका? इनडायरेक्ट आपका टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है आपका, जिसे पूरे भारत में कब लागू कर दिया गया था? जिसे पूरे भारत में आपका 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया था। इसलिए हम 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है आपकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 101 संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को पारित किया गया। इनसाइड आई वी एंड द रोलिंग स्टोन दैट गैदर मास किताब के लेखक कौन है? अशोक चक्रवर्ती, विक्रम सूट, केसी वर्मा या फिर के शंकर नारायण? तो देखिए इनसाइड आई वी एंड द रोलिंग स्टोन दैट गैदर मास किताब के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, के शंकर नारायण। 97th ऑस्कर पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? एनोरा, मूनलाइट, ब्रूटलिस्ट या फिर कॉन्क्लेव? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है कि 97 ऑस्कर अवार्ड 2025 के अंतर्गत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एनोरा फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड आपका दिया गया है 2025 में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें आपका बेस्ट एक्टर है और दूसरा आपका बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है 2025 में, वो दिया गया है आपकी माइकी मेडिसन को। किसको दिया गया है? माइकी मेडिसन को आपका दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। जबकि एक्ट्रेस को किसको दिया गया है? तो एड्रियन ब्रॉडी। क्या है? एड्रियन ब्रॉडी को यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस तो आपकी कौन है? यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिए थोड़ा सा। बेस्ट एक्ट्रेस हैं आपकी माइकी मेडिसन, जबकि बेस्ट एक्टर हैं आपके वो हैं आपके एड्रियन ब्रॉडी। क्या है? एड्रियन ब्रॉडी। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इस आंसर को, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पर पूछा गया था कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड 2025 में ऑस्कर में किसे दिया गया? तो एनोरा फिल्म में। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? तो माइकी मेडिसन को दिया गया है। एक्टर हैं आपके एड्रियन ब्रॉडी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम या फिर एल्यूमिनियम? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यूरेनियम को हम पीला केक भी कहते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपके आंध्र प्रदेश राज्य में। यूरेनियम के लिए ये खान भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है आपकी जादूगोड़ा की खान। उसको भी आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, यूरेनियम को हम पीला केक भी कहते हैं। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो देखिए क्या बोला गया है, एक बार ढाला जाने के बाद में दोबारा उसे गर्म नहीं कर सकते, नरम नहीं कर सकते, ऐसे प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड,
उच्च घनत्व पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन या थर्मोसेटिंग। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसे हम रीयूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? रीयूज नहीं कर सकते, जबकि थर्मोप्लास्टिक को हम रीयूज कर सकते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किस गुमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनष्टक के लिए जाना जाता है? रहीम, मोहम्मद जायसी, जियाउद्दीन बर्नी, सुल्तान फिरोज तुगलक। तो देखिए यहाँ पर गुमनामी क्या है? गुमानी काव्य लेखक, उनकी कृति मदन मस्तक के लिए जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रहीम को उनकी इस कृति के लिए जाना जाता है। जबकि आपके मोहम्मद मलिक जायसी के बारे में देख लीजिए, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है पद्मावत, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। पद्मावत के लेखक कौन है? तो वो हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर, नदी नहीं है ये, क्या है आपका? नाड़ी की दर है। दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है 72 से 80, 60 से 75, 90 से 120, 80 से 120। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति आराम कर रहा है तो उसकी दाढ़ी की जो दर होगी, पल्स रेट होगी, वो बेसिकली क्या होगी? स्लो होगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 60 से 75 बार। क्या है आपकी? पल्स रेट है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है? पर मिनट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? गया स्थित बौद्ध विहार से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, पटना स्थित संग्रहालय से, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। तो जो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह है आपका शेर का, वो कहाँ से लिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। अब सारनाथ कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में आपका स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो की रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता या फिर ज्ञानेश्वर। देखिए यहाँ पे क्या है कि गांधी जी को प्रिय भजनों में कौन सा भजन है? एक वैष्णव जन की रचयिता कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नरसिंह मेहता। 38th राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा या फिर मेघालय। तो देखिए 38th राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन किया गया। जबकि आपका 37th का कहाँ पे किया गया? तो 37th का किया गया था आपके गोवा में, याद रखिएगा, इस इम्पोर्टेंट है। जबकि 39th का कहाँ पे किया जाएगा फ्यूचर में? तो 39th का किया जाएगा मेघालय में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन किया गया। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूवी की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष कौन बनी है? कल्पना चावला, श्रेया बादल, श्रुति ढाल या शीर्षा बांदला। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की, क्या है आपका? भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष कौन गई हैं? तो ये अमेरिका में, लेकिन भारत के मूल की हैं, भारत से बिलोंग करती हैं। तो वो हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शीर्षा बांदला। जबकि प्रथम कौन है भारतीय मूल की? तो प्रथम थी आपकी कल्पना चावला। इनको भी आप याद रखेंगे, जो कि कोलंबिया शटल में गई थी, लेकिन ये कभी उतर कर वापस नहीं आ पाई थी। तो शीर्षा बांदला आपकी भारतीय मूल की सेकंड फीमेल है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पार्थ योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो देखिए जो पार्थ योजना है किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है। वहाँ के जो CM है मोहन यादव, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है।
मोहन यादव के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है, जिसका एम क्या है, तो एम है आपके जितने भी रिक्रूट हैं आपके, यानी जो पुलिस और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान करना है। क्या है, जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देना इस योजना का लक्ष्य है। स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसके सीएम है मोहन यादव। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा जो देश है वो सार्क कंट्री नहीं है, सार्क का देश नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, जो म्यांमार कंट्री है वो आपका सार्क कंट्री नहीं है, जबकि आपका अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश आपके सार्क कंट्री हैं, जबकि म्यांमार आपका सार्क कंट्री नहीं है। सार्क की आपकी स्थापना कब की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं सार्क से संबंधित, तो देख लीजिए ध्यान से। सार्क की जो स्थापना की गई थी वो की गई है 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है आपके काठमांडू में, और काठमांडू कहाँ पर है? तो ये है आपके नेपाल में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका जो सार्क का सदस्य नहीं है वो है आपका म्यांमार। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत जल जीवन मिशन को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 4500 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ या फिर 700 करोड़। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत जल जीवन मिशन के कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 4500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब बात करते हैं जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी आपकी 2019 में, जिसका टारगेट रखा गया था 2022 में प्रत्येक घर को नल के पानी से आपको पानी प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन ये टारगेट चेंज होकर 2024 हुआ, उसके बाद में टारगेट चेंज होकर 2026 हो गया। अब जो फाइनली टारगेट हुआ है वो 2028 हुआ है कि सभी को हम नल से पानी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये जो 2028 है उसको भी आप याद कर लीजिएगा, जो इसका उद्देश्य है। स्टार्ट कब हुआ था? तो 2019 में, टारगेट है आपके 2028 का। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 4500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के बारे में। तो ऑलरेडी आपका चैनल पर उपलब्ध है, आप बीपीओ की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर पूरा ही आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग आपके 50+ क्वेश्चंस को उसके अंतर्गत सॉल्व कराया गया है, आप वहाँ पर उसको जाकर देख सकते हैं। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? पटियाला, अमृतसर, चंडीगढ़ या फिर लुधियाना। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है गुरु अंगद देव पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में आपका स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, ये लुधियाना शहर में स्थित है। बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब की राजधानी क्या है? तो पंजाब की राजधानी है आपकी चंडीगढ़। सीएम कौन है? तो सीएम है आपके भगवंत मान। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? 100, 150, 125 या फिर 200। तो देखिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है, पहले तो वो देख लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 100 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब ये जो कौन से ज़िले हैं जिसके अंतर्गत आपके शामिल किए गए हैं, तो ऐसे ज़िले जहाँ पर आपकी लेस रेनफॉल होता है, अर्थात बारिश बहुत क्या होती है, कम होती है। जहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है आपके एग्रीकल्चर का वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, लो होता है। जहाँ पर आपकी जो क्लाइमेट है या जो मिट्टी है और जो सोइल है, आपकी सोइल है वो प्रॉपर नहीं है, ऐसे ज़िलों को आपका शामिल किया गया है।
उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य 1.7 करोड़ फार्मर्स की हेल्प करना है, उनकी इनकम को बढ़ाना है, उनके एग्रीकल्चर प्रोफेशन को क्या करना है, स्टेबल करना इसका उद्देश्य है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 100 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से आज के हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे आपके एनटीपीसी 12th लेवल का प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सीरीज उपलब्ध है। लगभग वहाँ पर आपके 24 प्रैक्टिस सेट पेपर उपलब्ध हैं, आप वहाँ पर उनको जाकर सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले समय में आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।